सबका केवी डायलॉग्स पे स्वागत है। आज हमारे बीच सुधीर जी हैं जो हमको कृषि के क्षेत्र में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के बारे में बताने वाले हैं। बट इसके पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं आप सबसे इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए, मैं खेती वाला के बारे में 5 मिनट बोलना चाहूंगी ताकि खेती वाला के इनिशिएटिव्स के बारे में आप सबको मालूम पड़े और आप सब उसका लाभ उठा सकें। तो मैं आपको एक पीपीटी शेयर। तो खेती वाला क्या है एग्जैक्टली तो खेती वाला है अपने किसान भाइयों को, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उनकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए, हर प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, उनका जो है बीज हो, कीटनाशक हो, किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे किसानों को मदद चाहिए उसको हर प्रकार से मदद करने की कोशिश है। ये जो है हम 8 खंडों में करते हैं। हर एक खंड के बारे में मैं 2 मिनट आपको बताती हूँ। तो इस हमारे खेती वाले के अंडर 8 इनिशिएटिव्स हैं। खेती कॉर्नर उनमें से एक है। इसमें ये प्रयास है कि आपके किसान जो भी उपज करते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक, उपभोक्ता तक पहुंचे, ताकि मिडिल मैन बीच में से खत्म हो जाए और हमारे किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिले। फिर है खेती पुरस्कार। इस विभाग में हम कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मान देते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। खेती केंद्र के माध्यम से हम किसानों को हर प्रकार की सहायता देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि निवेश, बीज, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक, लेटेस्ट आधुनिक मशीनरी, ड्रोन, ये सब प्रदान करने की कोशिश करते हैं। उनको वैज्ञानिकों से भी कनेक्ट करते हैं ताकि उनको पोषण और संतुलन के बारे में समझने को मिले। और इस इनिशिएटिव के अंदर 16 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। खेती समिट में हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे लाते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन टाइप ऑफ है ये, इसमें जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोग एक छत के नीचे आके एक दूसरे के संग डिस्कस करके कैसे एक दूसरे के संग कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं और हमारे लोगों को आधुनिक खेती के जो लेटेस्ट इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में समझ सके। खेती कल्याण खेती कल्याण जो है, इसके अंतर्गत हम भाग्य स्वामी पद्धति से अपने किसान भाइयों को आवश्यक निवेश प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि शहरों में शिक्षित लोग जो रहते हैं, व्यवसायिक रहते हैं, वो सब आके हमारे किसान भाइयों के खेत में हर प्रकार से साझेदारी कर सके और निवेश कर सके। केवी संवाद जिसका आज एक एपिसोड है, ये कई सारी भाषाओं में चल रहा है और हम इसके अंतर्गत बहुत सारे वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर्स को, अलग अलग क्षेत्रों से जो किसानी से जुड़े हुए हैं उन सबको इस डायलॉग के अंतर्गत लाने की कोशिश करते हैं। अब तक ये 5 भाषाओं में चल रहा है: अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मराठी। और आने वाले दिनों में हमारा यह प्रयास है कि कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमीज, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी इसकी शुरुआत कर सके। ये हमारा जो आज का एपिसोड है ये हिंदी एपिसोड है और इसको हमने खेती संवाद का नाम दिया है। इसमें भी हम बहुत सारे गेस्ट्स को ऑलरेडी बुला चुके हैं और अपने किसान भाइयों को और स्टूडेंट्स को, अलग अलग टाइप के विशेषज्ञों को, अलग अलग टॉपिक्स पे उनको जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं। खेती वाला पत्रिका ये अभी फिलहाल अंग्रेजी में है और बहुत जल्दी तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में प्रकाशित करने का पूरा प्रयास है। इसमें हर प्रकार का कृषि समाचार, नवाचार, बाजार की स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं उनसे उनके इंटरव्यूज, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जो हमारे किसान भाइयों और किसान से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को मदद कर सके। खेती कोशा में वापस सीधे सीधे साझेदारी करने का प्रयास है किसानों के बीच में और निवेशकों के बीच में। तो ये सारे चीजों, इन सारे इनिशिएटिव्स के अंतर्गत हम हर प्रकार से किसान भाइयों की सेवा करने की, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर प्रकार से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फाइनेंस, बायर, ऑप्शन, उनकी ट्रेनिंग, बीज, निवेश, उनका इंश्योरेंस, हर प्रकार की गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि नवंबर में हमारा 15 दिन का एक कॉन्क्लेव होने वाला है, जहाँ पे बैक टू बैक हमारे कई सारे जो है ये होंगे, सेशंस होंगे और नॉन स्टॉप सेशंस होंगे। तो प्लीज इसके लिए रजिस्टर करें। सारे सेशंस ऑनलाइन होंगे और आपको हर
प्रकार से, हर प्रकार से जो भी पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सबको उस पर कवर किया जाएगा। आज की डेट में हमारा ये केवी डायलॉग, जैसा कि मैंने आपको बोला, कई सारी भाषाओं में चल रहा है। ये सारे दिन हैं जो अलॉटेड हैं अलग अलग भाषाओं के लिए। इंग्लिश फ्राइडे के लिए अलॉटेड है, तेलुगु थर्सडे, तमिल वेंसडे, हिंदी मंडे, मराठी ट्यूसडे, गुजराती वेंसडे, बंगाली सैटरडे, फिलिपिनो वेनसडे, देन अर्बन कृषि फ्राइडे और नारी शक्ति सैटरडे। तो वीक के हर दिन हमारा डायलॉग स्केड्यूल्ड है। जो आपका इंटरेस्ट का हो, जो आपकी लैंग्वेज का हो, उसके लिए रजिस्टर करें और उसमें जो है लॉग इन करके अपनी एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को बढ़ाएं। मेरे बारे में दो शब्द बोलती हूँ। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, मेरा डॉक्टरेट है न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में। मैं सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ और स्पेशलाइज्ड हूँ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड मेडिसिन में। ऑफिशियली मैं फिट इंडिया एम्बेसडर हूँ। और इस इनिशिएटिव से, खेती वाला इनिशिएटिव से जुड़ने का मेरा कारण ये है कि जब तक किसान या एग्रीकल्चर, किसान भाई और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ये नहीं समझेंगे कि न्यूट्रिटिव खाना कैसे उगाना है, तब तक हम न्यूट्रिटिव खाना कहाँ से लेके आएंगे। सो ये मेरा इनिशिएटिव से जुड़ने का मेन पर्पस है कि जो सोर्स है हमारे खाने का वो सही होना चाहिए। वो सिर्फ हमारे किसान भाई कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो आज हमारे बीच श्री सुधीर सिंह जी हैं, जो सुधीर भिंचर जी हैं, सॉरी, सुधीर भिंचर जी हैं, जो आज हमको उच्च शिक्षा में कृषि से जुड़े क्या क्या अवसर हैं उनके बारे में बताएंगे। सो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे ये अनुरोध है कि आप जो है हमको इस विषय के ऊपर बताएं। मैं अपना Thank you so much, Alika ma'am, for inviting me on this platform, first of all. And I welcome all the audience, first of all, कि सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। और मैं मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते, क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आप मेरी वॉइस ऑडिबल है मैम, राइट? वेरी गुड, वेरी वेरी क्लियर एंड ओके वेरी नाइस, नाइसली ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखो, आज जो अपन बात करने वाले हैं ना, उस मुद्दे के बारे में हर कोई बात करने से डरता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मेरे जैसे, आपके कोई छोटे भाई होंगे, आपके कोई एग्रीकल्चर में, आप हर मतलब किसी न किसी को आप देख पाओगे कि एग्रीकल्चर में वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग निकल रहे हैं एग्रीकल्चर में पढ़ाई करते हुए, लेकिन क्या उनकी जॉब्स हैं, कितना वो सेटल हो पा रहे हैं, इन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एग्रीकल्चर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हैं वो, उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। एक आइडियल, अगर आपका छोटा भाई है या कोई ऐसा नोन है, अगर आपको किसी ने पूछा भी, सारे के सारे आप लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, तो अगर आप सबसे पहले कोई आपसे पूछता है कि यार एग्रीकल्चर से एमएससी या बीएससी या कुछ एजुकेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो आप लोगों को भी थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं इसमें। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इस स्लाइड्स को, कि आज अपन सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और इसके आसपास की बातें करेंगे। और खेती वाला को सबसे पहले इस चीज़ के लिए थैंक यू कि उन्होंने इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे, और ये शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। तो आज शुरू करने से पहले, अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर बाय सुधीर वेंचर। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, रीजन ऑफ सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई। अगर आप लोग जानते होंगे आईआरआई को, तो आईआरआई इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री। इट इज गवर्निंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, आईसीआर इज गवर्निंग एग्रीकल्चर एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। और इसमें जो टॉप, आप कह सकते हो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आईसीआर की, और इसके लिए एक ऑल इंडिया पेपर लगता है। मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, कैसे आप टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, और आपके जो भी चांसेस हैं डाइवर्सिटी के साथ, वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, ये स्टेटस जानने से पहले, अपॉर्चुनिटी जानने से पहले, हमें ये पता होना चाहिए कि आज स्टेटस है क्या एग्रीकल्चर एजुकेशन का। आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए आज की प्रॉब्लम क्या है, आज आज का स्टेटस क्या है। आज का स्टेटस सिंपल है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर से। और उनके नंबर्स कुछ ऐसे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, 2018 में जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे 2018 में, इट वाज अराउंड 48,000। एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग, हर साल ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। आपको थोड़ा सा, ओके, तो हर साल ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, और नंबर इतना इंक्रीज हो रहा है कि 49,000, 51,000, 52,000, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। और एक स्टडी भी करी गई थी, पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये आईसीआर आईआरआई में ही।
और इसके हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर में 73 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, 5 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, 4 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही चलती है। तो इसके बाद भी बच्चों के मन में जो बीएससी कंप्लीट करते हैं, बीएससी कंप्लीट करते हैं, बिकॉज देखो सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लेट से बीएससी कर रहा है कोई स्टूडेंट, अगर फर्स्ट ईयर में है, अगर वो सेकेंड ईयर में है, उस समय होता क्या है कि स्टूडेंट को आइडियल जो मेंटरशिप मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वो बड़ा डायरेक्शन लेस होता है। बिकॉज मैंने ये देखा है कि जैसे मैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पिताजी फार्मिंग करते हैं, मेरे दादाजी पहले फार्मिंग करते थे, सब मतलब फार्मिंग बैकग्राउंड से है। तो हमारे पास हमारी जो पीढ़ी है, या जो इस एग्रीकल्चर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स की जो पीढ़ी है, वो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं होती है। और उस एजुकेटेड नहीं होने की वजह से होता क्या है कि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है स्टूडेंट को कि भैया उसको करना क्या चाहिए एक्चुअली में, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखें, खुद में क्या क्या चेंजेस लाएं, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसकी तैयारी करें। बिकॉज होता क्या है कि वो कॉलेज में जाते हैं थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड या डायरेक्शनलेस फील करते हैं, बिकॉज आते ही बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस गाइस बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के साथ कंपेयर कर लीजिए, कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारा कोर्स छोटा नहीं है। और मैं एक चीज देखता हूँ कि लोग मतलब प्रायोरिटी या प्राउड नहीं लेते हैं हमारे कोर्सेज में, बीएससी एग्रीकल्चर में, उसको एज एन लास्ट स्ट्रीम में टर्सरी सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि पहली चॉइस किसी की एग्रीकल्चर जनरली नहीं होती अनटिल अनलेस वो फार्मिंग बैकग्राउंड से हो। पहली चॉइस होती है नीट एम्स ये वो, उसके बाद में अगर नहीं होता है एडमिशन तो वो इनका पेपर भी दे देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। और फिर वो एक होता है ना कि फर्स्ट लव नहीं रहता है उसका एग्रीकल्चर एजुकेशन, और जिसको आप जिस चीज को आप ढंग से प्यार नहीं करते, जिस चीज को आप ढंग से समझते नहीं हो, उस चीज को आप बेहतर कर भी नहीं सकते, ये मेरा मानना है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के मामले में कि उनको करना क्या चाहिए। अब करने के मामले में अगर लेट से उसको अगर जनरल सी अपॉर्चुनिटी है कि भैया मुझे लेट से जॉब करनी है, जनरली बच्चों का यही होता है कि मुझे जॉब करनी है। तो जॉब करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप इधर तो गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, इधर प्राइवेट जॉब में जाओगे। और कहने में थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब्स हम जितनी उम्मीद करते हैं उतनी गवर्नमेंट जॉब्स रह ही रही हैं। आप पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब भी कोई वैकेंसी आती थी तो कोई ना कोई मतलब उतना हार्ड कंपटीशन था नहीं, बिकॉज लेस नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स थे, और सप्लाई उतनी नहीं थी और डिमांड उतनी ही थी, मतलब एक रेशियो मेंटेन हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज हो रही है इस प्रोपोर्शन में कि हर इतने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेट्स से 50,000 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं, 2,000 स्टेबल जॉब्स हैं पर ईयर, उसके अलावा कोई जॉब्स नहीं है। और कौन कौन सी जॉब्स हैं पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की बात करोगे, उसके बाद में मेजरली जो गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास रहती है, सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एफओ जिसको अपन बोलते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर सेक्टर में जाता है, मींस डिफरेंट जो बैंक्स होते हैं आईबीपीएस के थ्रू पेपर लेते हैं वो लोग, प्री मेंस और इंटरव्यू। और उसके केस में क्या होता है कि वो लोग जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, अलग अलग बैंक्स में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी होती है, जो फार्मर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके लोन्स प्रोवाइड कराते हैं उन्हें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म। तो ये जॉब स्केल होती है एफ होगी। ये एक ही जॉब है जो बार बार हर साल रेगुलर इसकी वैकेंसी आती है, अभी भी 300 प्लस वैकेंसीज थी। बट इसके इसका कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है ना कि बहुत ज्यादा ही कंसेंट्रेटेड है। और देखो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों को स्मार्ट भी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। आपको उस फील्ड में उतरने की जरूरत नहीं है, उस फील्ड में अपने आप को आजमाने की जरूरत नहीं है जिस फील्ड में ऑलरेडी कंपटीशन है। स्मार्ट डिसीजन ये है कि आप उस स्ट्रीम को, उस एक माइन्यूट स्ट्रीम को चुने जहां कंपटीशन कंपैरेटिवली लेस है और आप एक्सेल कर सकते हो उस चीज में। सेकंड आता है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। पहले मैं सारे जॉब्स के बारे में बात करूंगा, फिर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूंगा कि वो स्मार्ट डिसीजन आपका क्या होना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो प्रूवन रिजल्ट्स के साथ मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब्स है, इफको में, क्रिप्को में जॉब्स हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स की फर्टिलाइजर कंपनीज है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स की जॉब है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जॉब है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स डीएचओ ग्रेड 1 की जॉब है। ये बेसिकली कुछ जॉब्स हैं, इनके अलावा भी कुछ नंबर ऑफ जॉब्स है, जैसे एक डबल ए होती है राजस्थान में, और कुछ छोटी मोटी और भी जॉब्स होती हैं, ऐसे सारी में नहीं इकट्ठा कर पाया बिकॉज ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन
अगर मैं आपको कंबाइंड भी बताऊं ना, तो इस जॉब के अलावा जनरली हर साल आपको श्योरिटी नहीं है कि कब कौन सी जॉब आएगी, और जॉब्स आती है तो कितनी आती है, बहुत कम। मतलब इतनी कम कि अगर किसी का मन भी करे कि मुझे कंपटीशन देना है तो नहीं दे पाएगा। और ये डार्क रियलिटी है इस चीज़ की। और मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं कुछ टाइम पहले हमारे जो डीजी ऑफ आईसीआर, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बोला कि हमें एग्रीकल्चर एजुकेशन को बड़ा बनाना है, और वो बड़ा तभी बन सकता है जब इसमें बहुत और ज़्यादा लोग आएंगे। तो बीइंग इन पार्ट ऑफ आईआरआई, वी वर इनवाइटेड टू जॉइन दैट मीटिंग, और मैंने वहाँ आवाज उठाई। तो मैंने बोला कि सर, एग्रीकल्चर एजुकेशन तब बड़ा नहीं बनेगा जब आप उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स लाओगे, तब बड़ा बनेगा जब जो आए हुए स्टूडेंट्स हो उनको आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज दोगे। बिकॉज अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अच्छी जॉब स्किल मिली, मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिली, तो मैं अपने जूनियर्स को, मैं अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ, आप एग्रीकल्चर चूज करो। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे, लेट से मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मेरे पास, और मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ साथ साथ में, तो मेरे पास अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो उन स्टूडेंट्स के से पहले अगर कोई मैं बोलूँ ना कि भाई आप ये करो, उनके पास कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई सर मुझे बताओ, बीएससी कर ली, अब मैं क्या करूँ। ऑनेस्टली कभी कभी हमारे पास आंसर्स नहीं होते हैं कि बीएससी के बाद करे तो करेगा बंदा, अगर इसमें जाएगा इतना कंपटीशन है, यहाँ जाएगा कंपटीशन, ये वो, जॉब्स भी सिक्योरिटी नहीं है, क्या करेगा बंदा। तो ये हो गया एक उसका सबसे बड़ा फियर। दूसरी चीज, अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हो तो जाते हैं अपन लेट से प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट जॉब्स जैसे आप, एग्रीकल्चर जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें डिफरेंट रोल्स रहते हैं, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, और ऑपरेशनल ऑफिसर हो गया, फील्ड एक्सपर्ट हो गया, एग्रोनॉमिक एक्सपर्ट हो गया, असिस्टेंट क्वालिटी ऑफिसर हो गया। मतलब डिफरेंट रिलायंस, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। जैसे वो लोगों ने पहले अपने टाइम पे शुरुआत में जो बेसिक छोटी कंपनीज थी, जो स्मॉल स्टार्टअप्स थे, जैसे कि उस समय एग्रो स्टार थे, फिर देहात था। देहात के बाद में उन्होंने 2-3 साल इनमें जॉब्स करी। और ऑनेस्ट और डार्क रियलिटी ये है मैम, अलका मैम और स्टूडेंट्स, कि यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ की आप स्टार्टिंग फीस 17,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलती है बीएससी करने के बाद, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप किसी भी कंट्री की बात करोगे जहाँ मिनिमम वेज लेबर को भी इतना कम नहीं मिलता, हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिलती है। और उसका रीज़न ये है, जैसे मैंने पहले समझाया, उसका रीज़न सिंपल है कि सप्लाई ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम। अब उसी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब वहां से भी एक्सेल किया जा सकता है। मैं उन्हीं की स्टोरी बताता हूँ, मेरे दोस्तों की। उन्होंने 17,000 में स्टार्ट किया, और कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो इन्होंने भी 17,000 में स्टार्ट किया। उन्होंने वही ग्राफ यूज किया जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो गलतियां करते हैं लोग, और आज जो उनकी सैलरीज है वो 30,000 के आसपास है। मतलब 3 साल के बाद उनकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन वही मेरे दोस्त मीन्स जिनको, जो एक क्रॉस कनेक्शन में थे, और मैं कह सकता हूँ कि हम हमेशा एग्रीकल्चर को बड़ा बनाने की बात करते हैं, हम हमेशा जब भी बैठते हैं, बिकॉज मेरे सारे के सारे दोस्त बीएससी के एग्रीकल्चर के ही हैं। तो हम हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे बड़ा बनाया जा सकता है एग्रीकल्चर एजुकेशन को, प्राइवेट सेक्टर को। तो उन्होंने अपनी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग और कुछ बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद, जो कोई भी नॉर्मल एग्रीकल्चर एस्पिरेंट है या नॉर्मल एग्रीकल्चर जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, वो 17,000 से 30,000 पहुंचने में उसको 3 साल लगे। उसको डबल करने में 3 साल लगे। ये भी कोई छोटी बात नहीं है एग्रीकल्चर में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी आज आप सैलरी देखोगे तो उनकी सैलरी है 11 लाख प्लस, और वो भी 3 सालों में। और उन्होंने कुछ एडिशनल ऐसा कुछ नहीं किया कि कुछ आउट ऑफ द सेक्टर किया हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन पे फोकस किया। हायर एजुकेशन मींस उन्होंने अपने आप में क्वालिटी इंक्रीज करी, और क्वालिटी ऐसी इंक्रीज करी कि लेट से बीएससी कर ली, उन्होंने एमएससी करी, एमएससी के मींस एमएससी के साथ साथ उन्होंने ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी करी, और अपने आप में एक कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया। उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, और मार्केट में पता है डिमांड किसकी है। मार्केट में डिमांड है हायर स्टडीज की। आप में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बिकॉज आप कल को कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक, आपकी सारी क्वालिटीज वहाँ यूज नहीं होगी। लेट से आप एज एन मार्केटिंग ऑफिसर जाओगे,
तो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। कल को आप एज इन जैसे रिलायंस में मेरे दोस्त, तो उनकी एक हॉर्टिकल्चर स्ट्रांग होनी चाहिए। वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो रिलायंस रिटेल में आप जाके खरीदते हो, सब्जियां और फल, उनमें वो क्वालिटी देखते हैं कि आपके पास जो आ रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, और वो क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए उनको किस चीज की जरूरत है, लेट्स से उनको प्लांट प्रोटेक्शन चीजों की जरूरत है कि कौन कौन सी डिजीज आती हैं, उसको उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, उनके उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर फील्ड की अगर उनके पास नॉलेज है, तो उनको कोई भी अच्छे पैकेज से नहीं रोक सकता। और वही चीज होती है, अगर आप अच्छा पैकेज लेना चाहते हो तो आपको एक क्वालिटी अपने आप में ऐड करनी पड़ेगी ऐसी जिसमें आप अच्छे हो। बिकॉज कोई भी, अगर आपको कोई भी रिक्रूटर जॉब असाइन करेगा, लेट इट बी गवर्नमेंट और लेट इट बी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी अगर सेक्टर हो, पब्लिक और प्राइवेट, आप वो क्वालिटी देखेगा कि आप उसको क्या दे सकते हो, आप में ऐसा क्या है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है, व्हाट इज योर यूएसपी। और आपकी यूएसपी वो डिफाइन करेगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। जैसे मेरी एक्सपर्टीज है सोइल साइंस में, मैं सोइल साइंस पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सोइल साइंस। और इसमें अगर कुछ भी, लेट से सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी किसी ने ओपन करी, सो एसटीएल सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी किसी ने ओपन करी, तो मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं उसको सारे के सारे इनपुट्स और नॉलेज दे सकता हूँ, ताकि वो बड़े स्केल पे वो काम कर पाए और अपना प्रॉफिट निकाल पाए। यही तो एक फंडा है बिजनेस का। और इसीलिए मैं प्रमोट करता हूँ हायर एजुकेशन को, और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के साथ साथ अब ये हो गया एक सेक्टर। अगर आपको लेट से प्राइवेट सेक्टर आपको हो गया कि सर मुझे तो गवर्नमेंट में ही जाना है, अब गवर्नमेंट में जाने के भी काफी सारे तरीके हैं। अब लेट से आप गवर्नमेंट में ही रिक्रूट होना चाहते हो, तो अगर आप एमएससी करते हो, मींस बीएससी के बाद में स्टूडेंट अगर एमएससी अपने आप में क्वालिटी ऐड करता है, तो उससे काफी सारे उसके तो ऑप्शंस खुल जाते हैं। कैसे ऑप्शंस खुल जाते हैं? बिकॉज अगर लेट से 50,000 लोग, 50 के लोग अगर बीएससी कर रहे हैं, तो वहां से एमएससी करते हैं मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 5,000 पीपल। मतलब उसका बहुत परसेंटेज, 5% या 10% वहां से आपको एमएससी करते हैं। अब एमएससी करने के साथ साथ अब वो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, जैसे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर ऑफिसर, नाबार्ड, एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एसएमएस के बाद में एसटीओ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो एमएससी के साथ आपको खुलती है। मींस अगर आप एमएससी कर लेते हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। और ये जॉब्स में कंपैरेटिवली बहुत कम कंपटीशन है। अगर मैं कंपेयर करूं उससे, ऐसे तो कंपटीशन आज की लाइफ में कहीं कम नहीं है, बट अगर मैं बात करूं बीएससी के बाद में जॉब्स की, बीएससी के बाद और वर्सेस एमएससी के बाद, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन कम हो जाता है, और आप एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। लेट से ये जितने भी पेपर्स हैं ना, लेट से इन दोनों को मैं अगर निकाल दूं, तो ये जितने भी पेपर्स हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेट से मैं सोइल साइंस से हूँ, तो मैं सोइल साइंस पढ़ के इस चीज को दूंगा, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज वहाँ काम आने वाली है। मैं उस सब्जेक्ट को कितना जानता हूँ, वो चीज काम आने वाली है, और वो चीज मुझे डेवलप करनी है एमएससी के ड्यूरेशन में। और इस वजह से अगर आप लेट से प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो, उसके बाद जैसे मैंने अपने दोस्तों की स्टोरी सुनाई, उन्होंने मीन्स हायर एजुकेशन लेके प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सेल किया। और आप एग्रीकल्चर के कोई भी ग्रेजुएट से पूछ लो, अगर वो 3 साल में फ्रॉम 17 टू वो 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है, तो इट समथिंग रिमार्केबल। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने पैकेजेस नहीं मिलते हैं, और क्योंकि बहुत बड़ी एमएनसीज एग्रीकल्चर में उतर रही है, बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूँ इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन राइट डायरेक्शन में और राइट मेंटरशिप के साथ उसको काम करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा नाम है, जेप्टो बहुत बड़ा नाम है, जोमेटो बहुत बड़ा नाम है, रिलायंस बहुत बड़ा नाम है, मदर डेयरी बहुत बड़ा नाम है। ये ऐसी कंपनीज है जो जो मिलियन बिलियन डॉलर्स में काम कर रही हैं, और वो एग्रीकल्चर में उतर रही हैं। और एग्रीकल्चर में उतर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे? वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैटेगरी में जा रही है, वो अप्रेजल्स में जा रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आना चाहती है, वो हर कुछ करना चाहती है। बिकॉज इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है। उनको अगर वहाँ टारगेट करना है, वहां से अगर कंज्यूमर में भी जाना है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट शेयर मिल रहा है। और उस मार्केट शेयर की वजह से वो जंप कर रही है ज्यादातर कंपनीज। तो हम क्यों नहीं?
मीन्स हम जो एग्रीकल्चर डोमेन से बिलोंग करते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठाएं, हम क्यों वही ट्रेडिशनल नॉलेज एक्वायर करके वहीं चलते रह जा रहे हैं। तो इसी के लिए आप सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अपने करियर ऑप्शंस में प्लीज एक चीज ऐड करो। आप बीएससी के बाद जॉब सर्च करने मत लग जाओ, मेरा ये मानना है एमएससी करो, एमएससी में एनरोल हो जाओ। और एमएससी में एनरोल होने के फायदे क्या है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी है जैसे आईसीआर, और आईसीआर एग्जाम के थ्रू अच्छी रैंक लाते हो तो आपको पर मंथ फेलोशिप मिलती है 12,640। और अगर जैसे मैं एमएससी की बात करूँ, एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी करते हो तो वही 37,000 आपको पर मंथ मिलता है एज ए फेलोशिप। इस फेलोशिप के साथ आप पहली चीज आपने क्या की, आपने अपने एजुकेशनल जो खर्चे थे या जो अपनी फैमिली प्रेशर्स के जो खर्चे थे, फैमिली प्रेशर से जो भी आपको चीजें लग रही थी, मुझे जल्दी जॉब करनी चाहिए बिकॉज मेरी फैमिली अनस्टेबल है, ये चीजें होती है बेसिकली जनरली। तो आपने वो बर्डन खत्म कर दिया शुरुआत से ही। आप खुद, आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि आप पढ़ाई करो, तो आपका पढ़ाई करने का मन भी लगता है। पर डे अराउंड 300 400 रुपीज आप मीन्स आपको मिलते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपनी जो भी एजुकेशन, आपको बुक्स लेनी है, आपको खर्चा है, बाहर रह रहे हो, ये वो आपको फीस पे करनी है, आप इसमें से आराम से कर सकते हो अपनी फैमिली से दूर। तो पहली चीज आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिलती है जो अच्छी रैंक लाते हैं, मींस हर एक सब्जेक्ट में। सबसे पहले अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या होगा कि आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपको एक एग्जाम अपीयर करवाता है। उस एग्जाम का नाम होता है आईसीआर एआई पीजी। उसमें ये एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और इस एग्जामिनेशन के लिए आपको जनरली क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। लेट्स से एग्रीकल्चर में 26 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उन 26 मेजर सब्जेक्ट्स में से आपको एक चूज करना है कि मेरा इंटरेस्ट कैसा है। जैसे मैं एमएससी के ड्यूरेशन में जब मैं एमएससी चूज करने का सोच रहा था, बिकॉज मैं यहाँ क्यों शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टोरी, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मेरे से ज्यादा मीन्स डाइवर्स ऑप्शन शायद देखे नहीं होंगे लोगों ने, बिकॉज मैंने बीएससी करी। बीएससी करने के बाद, बीएससी करने के ड्यूरेशन में मैं एक स्टार्टअप में था। मीन्स मेरा खुद का स्टार्टअप था जो हम वर्टिकल फार्मिंग करते थे। वर्टिकल फार्मिंग, हमारा स्टार्टअप जयपुर बेस्ड था, जयपुर राजस्थान। और वहाँ हम कॉलेज के साथ साथ स्टार्टअप करते थे वर्टिकल फार्मिंग पे। हमने 3 साल स्टार्टअप किया, हमने अच्छा ग्रोथ किया। लेकिन ड्यू टू कोविड हमें ये बंद करना पड़ा क्योंकि फैमिली प्रेशर आ गया था। जो हमारी टीम मेंबर्स थे वहाँ, और उस समय हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज एक्सपीरियंस भी कम था। मैं उस समय 18 19 साल का स्टूडेंट था, तो मेरे पास उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। फिर मैंने ये देखा कि चलो लेट्स से कुछ और करते हैं। तो हमें ये पता चला इस ड्यूरेशन में कि यार तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप बीएससी में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, वो मेच्योरिटी आप में नहीं आती जो आप एमएससी के मास्टर्स के साथ आते हो। बिकॉज फिर आप एक एक्सपर्टीज के साथ आते हो कि हाँ यू आर मास्टर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस एग्जाम में अपियर करना है। इस एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपको उसी के साथ स्टिक रहना है। लेट्स से मुझे सोइल साइंस अच्छी लगती है, सोइल साइंस का बहुत माइन्यूट सा सब्जेक्ट सिलेबस है। लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता फोर्थ ईयर तक कि उसको सब कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करनी है। तो वो फोर्थ ईयर के लास्ट में जो पेपर होने वाला है 5 6 महीने, तब वो सोचते हैं अच्छा मुझे इस सब्जेक्ट से तैयारी करनी है। और फिर इफेक्टिव तैयारी नहीं होती। अगर कोई बीएससी स्टूडेंट अगर आपका है, कोई जूनियर है आपका, कोई स्टूडेंट है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये बोलो कि आप सेकेंड ईयर से ही आप तैयारी शुरू कर दो। अगर आप 2 साल कोई सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो अच्छे से, तो कोई आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अच्छे एमएससी में, अच्छे एमएससी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और उसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और जो आपने प्लान बनाया है कि मुझे इस सब्जेक्ट से तैयारी करनी है वो अच्छे से कर पाओगे। बिकॉज 1 2 महीने जनरली लोग ढंग से तैयारी कर पाते हैं, जितना हमने 80% स्टूडेंट पे देखा है। बाकी जो 20% स्टूडेंट्स है वो थोड़े से अवेयर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो नंबर बढ़े, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा डाइवर्स ऑप्शंस के बारे में जाने, और उनको अपनी वैल्यू पता हो कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर वो कर भी रहा है तो उसको और क्या क्या उसमें स्केल अप कर सकता है। जैसे मेरे दोस्तों का सिंपल सा था कि उनको प्राइवेट जॉब ही करनी थी, और प्राइवेट जॉब वो नॉर्मल भी कर सकते थे जैसे कोई भी रेगुलर स्टूडेंट कर रहा है। अगर वो कोई भी रेगुलर स्टूडेंट की सैलरी डबल हुई है तो खुश मानेगा अपने आप में। लेकिन आ, उनको पता था कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आप देख भी पाते हो कि हर कोई एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, हर कोई चाहता है कि वो एग्रीकल्चर में आए, लेकिन हर किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं है जो आप लोगों के पास है। तो आप लोगों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और इसी इसी रीजन से मैं कहता हूँ कि इसी रीजन से आप बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप एमएससी में एनरोल करो।
एमएससी में एनरोल करने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी डायरेक्शन क्या होने वाली है। क्या मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनके ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे वहाँ। लेट्स से 10 पोस्ट आ रही है, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा फॉर्म कितने भरे जाएंगे, 500 600 फॉर्म भरे जाएंगे। आपको वो चीज, आपको अपना टारगेट पता है कि सीरियस एस्पिरेंट्स मुश्किल से 100 होंगे, मुझे 100 को डिफेंड करना है और मुझे अपनी जॉब लेके निकल जाना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर की नीड क्या होने वाली है, आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी बिल्ड करिए। लेट से आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लेट से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होनी चाहिए, लेट से आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड को ज्वाइन करने वाले हो। अगर आप कोई एज इन क्वालिटी ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हो तो आपका असेसमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आपकी टीम के साथ अच्छी बाइंडिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें मैटर करती है, तो आप उन क्वालिटीज पे फोकस करिए एमएससी के साथ साथ। और अगर आपको और भी आगे हायर एजुकेशन जाना है, लेट्स से मुझे पीएचडी करनी है, पर मंथ मुझे 37,000 गवर्नमेंट देगी, उसके साथ साथ मैं एपी या एआरएस की और ज्यादा तैयारी करके मुझे अच्छे स्केल पे एक साइंटिस्ट बनना है, जैसे अभी एआरएस पोस्ट है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। तो अगर आपको वो जाना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ जितना ज्यादा पढ़ोगे, वो टाइम गया दोस्तों। सिंपल सी बात है, इन नटशल में अगर इस समरी को एक लाइन में बोलना चाहूँ कि वो टाइम गया जब आप बीएससी के बाद में जॉब ले सकते थे आसानी से। अब वो टाइम है कि आपको एक स्टेप फर्दर जाना होगा। जैसे हमारे पेरेंट्स की उम्र में क्या होता था, 12th कर ली तो जॉब्स मिल जाती थी, थोड़े टाइम बाद में बीएससी कर ली तो जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप आज एमएससी करते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे कंपेरेटिवली, फिर भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली ज्यादा ऑप्शंस होंगे। और एज ए ह्यूमन आपको पता होना चाहिए कि अब कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अच्छी हैं। और इसी फ्लो में मेरा आज का ये सेशन था कि मैं अवेयर करा सकूं कि भाई लोग, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, और उसके लिए आपको फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन करनी पड़ेगी। और अगर किसी भी कैंडिडेट को हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना हो कि सर मेरे को ये नहीं पता, जो प्रॉब्लम्स आती है कि सर मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, मुझे नहीं पता कि सर कैसे तैयारी करूँ, मुझे ये सब्जेक्ट चूज कर लिया कि फिर मुझे तैयारी कैसे करनी है, तो वी आर देयर फॉर यू। हम यहाँ से आईसीआर आईआरआई से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप गाइडेंस के लिए जुड़ते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, और स्टूडेंट्स को एक आइडियल डायरेक्शन देते हैं कि आप जिसमें अच्छे हो, आपका जो जो इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ परस्यू करिए, ना कि वो चीज़ करो जो हर कोई कर रहा है। किसी के देखने पे आप करोगे तो शायद उनसे भी बदतर बन जाओगे, बिकॉज अगर आप अपनी वो चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो जिनमें आप अच्छे हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो शायद मुश्किल है कि आप मीन्स लाइन को क्रॉस कर पाए, जो एक सक्सेस वाली लाइन है उसको आप शायद ही क्रॉस कर पाए। दिस इज हार्श रियलिटी नाउ। तो टेक ए मोमेंट इन योर लाइफ कि आप लोग सोचो, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स सोचो कि भी क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन देयर इज नथिंग। अगर आपको आज पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है तो आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप नहीं कर रहे हो। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, मेरे साथ भी थी, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ की कि हर किसी के पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, हर किसी के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, इनसिक्योरिटीज होती हैं। कोई बोलता है कि सर मैं फैमिली की वजह से बाउंड हूँ, मुझे करना पड़ेगा, मैं करना चाहता हूँ पढ़ाई लेकिन मुझे करना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने ऑप्शन बताया कि आप ऐसी चीज़ करो जहाँ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती हो, क्या फैमिली पे बर्डन ना हो। और उस चीज़ के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं आ, हमेशा तैयार हूँ कि कैसे आपको एक्सेल करा सकते हैं। और इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करना चाहूँगा। और अलका मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो ओवर मच। टू यू नाउ। यस। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में, या प्लीज से स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप। यस। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने स्टूडेंट्स को। बहुत क्लैरिटी मिली कि एग्रीकल्चर से जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहते हैं वो किस तरह से आगे जा सकते हैं। स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट एड है, एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो और ये 100% आई अग्री विथ यू कि जैसे जैसे जनरेशन्स आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हायर एजुकेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो अगर हमको मार्केट में सरवाइव करना है तो हायर एजुकेशन इज द ओनली रेस्क्यू। नहीं तो जो है मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होगी आपको क्यों कोई हायर सैलरी पे करेगा। बिल्कुल। तो एक्सपर्टीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जैसा कि आपने बोला कि 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर बेस्ड। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा जो है
सब्जेक्ट है। मेरा आपसे भी, इसके पहले कि मैं ऑडियंस में से पूछूं किसी को कुछ सवाल है, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एग्रीकल्चरल फैमिली से हैं। जी आपने मैम। बताया कि आपके फादर एंड फोर फादर्स वर इन एग्रीकल्चर। आपको कभी ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर छोड़ के मुझे कुछ और करना चाहिए, या हमेशा से एग्रीकल्चर में ही रहना था? मैम ऑनेस्टली एग्रीकल्चर छोड़ के ऐसा मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज मैं भी, जैसे मैंने बताया, मैं भी बिलीव करता हूँ जब तक आप ठोकर नहीं खाते तब तक आप सीखते नहीं हो। मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे कि उन्होंने एक प्री प्लान मेरे को डायरेक्शन दे रखी थी कि आपको नीट करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। मेरे पास सिंपल सा था कि जो भी करना है, आप पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आप मल्टीपल ऑप्शंस देखो। तो उन्होंने बोला अब 12th के बाद कि आप क्या करोगे, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। तो मेरी दी एक टीचर हैं, तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू परस्यू बीएससी एग्रीकल्चर, हमारी फैमिली भी एग्रीकल्चर से है और शायद तू इसमें अच्छा कर पाए। तो मैंने बस ज्वाइन किया, और मुझे नहीं पता था कि कैसे अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। मैंने जब एडमिशन के लिए देखा कि कब एडमिशन ले सकता हूँ, तब तक एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी पास हो चुका था, मतलब एंट्रेंस टेस्ट के बाद में मैंने कॉल किया था। तो मुझे फोर्सफुली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा, प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी कि उसमें फीस है पर सेमेस्टर 50,000, पर मीन्स 4 साल का कोर्स होता है। आप ऑलरेडी एजुकेशन में 4 लाख रुपए, फिर 4-5 लाख और, फिर आप जब निकलते हो बीएससी के बाद में आपको 17,000 15,000 सर्वाइवल के लिए मिलते हैं। तो वो एक सेटबैक होता है कोई भी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसके बाद में भी कि मेरा, फिर मुझे इंटरेस्ट आया बिकॉज मैंने चीज़ें देखी ना मार्केट में जब मैं गया, तो मुझे पता चला कि यार एग्रीकल्चर में ऑप्शंस हैं, बट तब ऑप्शंस हैं जब आप स्मार्ट डिसीजन या स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ रहते हो। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई अगर आप में एक्सपर्ट कोई क्वालिटी है तो आपको लोग वैल्यू करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, बट वो आप पे क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी वो, जैसे अगर मैं किसी को मेरी बीएससी की कॉलेज का रेफरेंस देता हूँ कि मैं वहां से आया हूँ, तो नो बडी विल रिकॉग्नाइज मी। बट अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ कि मैं आईआरआई से हूँ, मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ, और तो अपने आप में वो एक ब्रांड वैल्यू है आईआरआई की। बिकॉज फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो भी आज तक हिस्ट्री में हुआ है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, दिस प्लेस जहाँ हम बैठते थे, जहाँ हमारी अभी क्लासेस होती है। वहाँ वर्ल्ड फूड प्राइज विनर्स की क्लासेस होती थी एक टाइम पे। वो आज हमें इंटरेक्ट करते हैं, वो आज हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। जो यूएस में बैठे हैं, जो यूके में बैठे हैं, वो हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं एज एन एल्यूमिनाई। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैसे उन चीज़ों को एक्सेल करना है। जैसे आपने बताया भी था कि हमें क्वालिटी की जरूरत है, तो वही चीज़ शायद इस चीज़ का आंसर होगा कि आपको बैलेंस प्रोपोर्शन में रखनी पड़ेगी सारी चीज़ें। बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है। बिना गाइडेंस के आपने सही रास्ता चुन लिया। ये हमारे नहीं जो मैम, नहीं नहीं नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, सही रास्ता नहीं चुना, बहुत हम्म, गलत रास्ता चुना मैंने। बिकॉज वो चीज़, मैंने कहा ना, ठोकर खाई थी मैंने बीएससी के बाद भी मुझे समझ नहीं आया था। ऑनेस्टली बीएससी के बाद भी मुझे समझ नहीं आया। और फिर मैंने एमएससी में क्या किया, मैंने वो चीज़ बताना भूल गया, आई वुड लाइक टू टेक 1 मोर मिनट। एमएससी में मैंने ये किया कि जैसे मैं स्टार्टअप में इंक्लूडेड था, तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ। तो मेरी फैमिली ऐसी थी कि उनको पता था कि ये इस चीज में अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन ये कर नहीं रहा और इसका इंटरेस्ट है। तो मेरी फैमिली ने ऐसा नहीं बोला कि तू ऐसा ही करेगा और तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। उन्होंने बोला तू 1 साल ले, तू 1 साल वेस्ट कर ले अपना, जब तुझे लगेगा कि सही में हायर एजुकेशन की वैल्यू है, तब तुम ये करोगे। तो उस समय तक मैं एक फैमिली फार्मर वेलफेयर फाउंडेशन नाम का खुद का एनजीओ खोला। मैं अपने एरिया में जो हमारा एरिया एक ट्राइलैंड एरिया है, रेनफेड फार्मिंग होती है वहाँ, तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल नहीं। तो हमने ये कोशिश की कि फार्मर्स को हम अवेयर करें कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आप कैसे बना सकते हो गवर्नमेंट एड से, सब्सिडी से, स्कीम से, और आप उसमें से कैसे हेल्प ले सकते हो। तो हम मार्केट में गए, हम फार्मर अवेयरनेस मीटिंग्स कराते थे, काफी कुछ कराते थे, लेकिन वो वैल्यू नहीं नजर आई, क्योंकि हम बस बीएससी के बाद कूद पड़े थे चीजों में। हमें लगा कि हम तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम तो कुछ भी कर डालेंगे, ऐसा नहीं था। फिर मैंने जब 1 साल वेस्ट की, फिर भी मुझे वही एंट्रेंस का और, फिर भी मुझे आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, फिर भी मुझे एंट्रेंस का आइडिया नहीं था। और फिर मैंने एमएससी में प्राइवेट एडमिशन लिया, और प्राइवेट एडमिशन लेने के बाद मुझे अकल आई कि सीरियसली दिस इज द राइट टाइम कि मैं अब इस चीज को एनालाइज करूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की। और सबसे बड़ी गलती कि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में अभी हूँ, उसी यूनिवर्सिटी में मुझे एक मेंटर मिला, मतलब इनडायरेक्टली मिला किसी के थ्रू। और उन्होंने बोला कि अगर आपको यहाँ आना है तो ऐसा ऐसा पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अब मुझे ये पता था, मुझे गाइडेंस मिल गई, उसके बाद में मैंने इतनी मेहनत करी 2 साल एमएससी में, कि आई एम द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्राइवेट स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इनटू पीएचडी एट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट टू विद फेलोशिप इन जनरल रैंक। अगर आप कैटेगरी से हो तो प्राइवेट से कोई आया भी होगा, आई डोंट नो, बट मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो यूआर कैटेगरी से यहाँ आया हूँ। और प्राइवेट टू, दैट टू इन आईआरआई। गवर्नमेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हर कोई चला जाता है, बट आईआरआई आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो टॉप 10 रैंकर्स होते हैं पूरे इंडिया में, उनको ये सीट मिलती है। तो बस कमी एक चीज की थी, दैट इज डायरेक्शन। और डायरेक्शन जैसे ही मिली, मैं पहुंच गया जहां मेरी डेस्टिनी थी। और मैं वही चीज, वही मैसेज कैरी करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डायरेक्शन है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटर है जो आपको ये बता सकता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे सही है कैसे सही करना है, बस आपको उतनी जरूरत है। वो आपका काम आसान बस इतना सा ही करेगा। वो आपकी जगह आके पढ़ाई नहीं करेगा, बुक्स नहीं पढ़ डालेगा। वो बस ये करेगा कि आपको बताएगा कि भाई क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। और वही तो जरूरत होती है, यस। इससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होती। अगर मैं बता दूं कि क्या करना है, और कोई सीरियस कैंडिडेट आराम से कर लेगा, जैसे मैंने किया था। और वही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मेरे जूनियर स्टूडेंट जो, जिनको कोई गाइडेंस नहीं थी, हमारी यूनिवर्सिटी से मैम 5 साल में किसी का नेट नहीं निकला था। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसआरबी नेट कराता है। तो वो कल्चर ही नहीं था हमारी एमएससी वाली यूनिवर्सिटी में। लेकिन जैसे जैसे हमने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, हमारी साल से चार, मीन्स जो मेरे ग्रुप में थे, हम 4 स्टूडेंट्स थे जो साथ में पढ़ते थे, हम चारों ने नेट निकाला 5 साल में। पहले पहले 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी की 2000 की स्ट्रेंथ थी, वहां से 4 जिन्होंने नेट निकाला। दैट टू जो हमारे चारों के ग्रुप में थे हम, क्यों, बिकॉज हमने ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने शेयर की, और उस वजह से रिजल्ट भी मिले। और वही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप में पोटेंशियल है, हर किसी में पोटेंशियल है, लेकिन वो डायरेक्शन लेस है, इसीलिए वो अभी सफर कर रहा है। अगर आपकी डायरेक्शन है, लेट इट बी बिजनेस ओनली। आप, अगर आप खेती वाला से या कुछ भी, आपके पास एक परफेक्ट डायरेक्शन है कि मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन में इन पर्टिकुलर चीजों को मुझे सर्व करना है, और मुझे वही करना है, मुझे किस तरीके से करना है आपको पता है, तो आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगे, आज नहीं तो कल होगे, जैसे आप लोग कर रहे हो, यू डूइंग रियली नाइस वर्क। बट वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट से, कोई भी स्टूडेंट है, आज ये पढ़ रहा है कल वो पढ़ रहा है, तो वो चीज ठीक नहीं रहेगी, आई गेस। बहुत बढ़िया। सही गाइडेंस मिले तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लोग सक्सेसफुल होंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज लैंड करेंगे। और इससे ये हमारे केवी डायलॉग्स का जो है उद्देश्य यही है कि लोगों को जहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है वहाँ पे गाइडेंस मिले। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो हमको भी, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी में, हर चीज में। तो ये जो भी आज जुड़े हैं ऑडियंस, दे आर लकी, दे हैव समबडी टू गाइड, दे गॉट क्वाइट गुड। उनको काफी अच्छा जो है कंसाइज में आपने बताया कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे आगे जा सकते हैं। और भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं, या तो अनम्यूट करके या तो चैट में डाल के। अनम्यूट करके आप बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बात नहीं करना। हाँ कार्तिक, आप अनम्यूट करके बोलिए। Yeah, good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Hope Yeah. all of you are doing good. Sir, actually, आपने जो अभी बात बोली वो सही है because we were the students who were ready for NEET. जब वो निकल नहीं पाया तो we were left with only option BSc Agriculture. अब सर हमें उस टाइम पे भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो हमें ये भी नहीं पता था कि आईसीआर भी देना है। आई तो गेव द एग्जाम, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैंने रिजल्ट चेक भी नहीं किया। अब बात ये है सर, हम लोग बीएससी फाइनल ईयर पे हैं, 4th ईयर में हैं, 7th सेमेस्टर। सर आपको लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है हम लोग, आईसीआर के थ्रू नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर अभी से हम लोग ट्रेनिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करें फॉर एमएससी आईसीआर के अंडर ही, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज सर हमारा ऑलरेडी 4 ईयर हमने वेस्ट किया है जिसमें से कि कोई बेस नहीं बना है बीएससी एग्रीकल्चर का। बट हम नहीं चाहते कि फर्दर एजुकेशन भी ऐसे ही बने, हम चाहते कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बने हमारा। तो आपको क्या लगता है सर, अगर अभी से प्रिपरेशन हम करें तो हमारा एमएससी में हो सकता है आईसीआर में? देखो काफी वेरी रिलेटेबल क्वेश्चन, बहुत ही, बिकॉज ये आपकी नहीं, हर दूसरे बंदे की कहानी जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है। क्योंकि मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज आई टू हैव पास फ्रॉम दैट प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और मुझे पता है प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं जान पाते, बस टच कर पाते हैं, हाँ ये सब्जेक्ट होता है, ये चीज़ है। अगर उसकी एक भी सिंपल सी चीज़ भी आपसे पूछी जाए, मतलब इन डेप्थ पूछा जाए, तो जनरली नहीं आती है। और वो चीज़ कहानी मेरी भी थी एक टाइम पे। और तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आईसीआर ऐसा एग्जाम है जो हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है। पहले मैम अलका मैम और कार्ति मैम होता था ये कि
आईसीआर अलाउ नहीं करता था प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को पेपर देने के लिए भी। लेकिन कुछ साल पहले ही ये अपॉर्चुनिटी खोली गई कि आप लोग, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप हमारा एग्जाम फाइट करो। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हो, हमें क्या प्रॉब्लम है? आप प्राइवेट से आते हो, गवर्नमेंट से आते हो, हमें नहीं मतलब, आपको बस क्वालिटी होनी चाहिए। तो कार्तिक, अगर आपके पास डेडिकेशन है कि मुझे अच्छी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, अपनी आगे फर्दर एजुकेशन अच्छा बेस बनाना है, वो भी फेलोशिप के साथ बनाना है, तो यू नेवर लेट, ये मैं मानता हूँ। अगर आप फोर्थ में भी तैयारी शुरू करते हो ना, ऑनेस्टली, लेकिन डेडिकेशन से, आपको ये पता होना चाहिए मुझे सब्जेक्ट कौन सा करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या पढ़ना है। वो काम हम आसान कर देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन या तो आप बता सकते हो और या आपके पेरेंट्स बता सकते हैं कि हाँ मुझे मेरे बेटे और बेटी को किस डायरेक्शन में भेजना है। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर पता है तो दूसरा वाला क्वेश्चन उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और वी विल गाइड यू। और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप 6 महीने 8 महीने भी अच्छे से दे देते हो विद प्रॉपर मेंटरशिप, अगर आप 2 साल भी विदाउट मेंटरशिप देते हो कि आपको पता नहीं है क्या करना है, 4 महीने आप कुछ कर रहे हो, 4 महीने आप कुछ कर रहे हो, तो शायद वो ठीक डायरेक्शन नहीं है। आप 6-8 महीने भी प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको रोक सकता है अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और वो पॉसिबल है। मैं अभी सोयल साइंस और इकोनॉमी के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, और मेजर 2 सब्जेक्ट्स ही हैं एग्रीकल्चर, मेजर 2-3 सब्जेक्ट्स ही हैं। अराउंड 50% सिलेबस इन दोनों सब्जेक्ट से कवर हो जाता है, इकोनॉमी और सोयल साइंस से। तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से हैं, वो हमारे पास 300-400 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से जिनको लास्ट तक कुछ नहीं पता होता बट अच्छी गाइडेंस मिल जाती है और एक्सेल कर जाते हैं एक पेपर में, तो आप भी कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस जो आपने शायद दिख रहे होंगे। बस वो एक हंगर होनी चाहिए मैम, वेदर यू आर वेर एवर यू आर इन लाइफ, अगर आप में हंगर है तो आप कुछ भी कर लोगे। सर वन मोर फाइनल रिक्वेस्ट सर, अगर आप हम्म। एक और सेशन कंप्लीटली ऑन एमएससी अगर ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस सर। दैट यू कैन will रिक्वेस्ट टू will डॉक्टर love to अलका। join. Yeah, will love to join sir, only on MSc, like क्योंकि सर हम लोग being from private universities हम लोग को गाइडेंस नहीं मिलता है। लाइक काफी बच्चे अपने पापा के बिजनेस पे चले जाते हैं, बट हम लोग तो लाइक आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट गाइडेड प्रॉपरली, सो हम स्टक हैं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली अगर एंड एक गाइडेंस मिल जाए तो इट विल बी बेटर सर। Karthi, we are working on that problem only. We are focusing on that problem कि आप लोग जिनको गाइडेंस नहीं मिलती है, हमें उन्हें गाइड करना है। हमें बहुत सारी चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिनको वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। जैसे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ पोटेंशियल है बट डायरेक्शन नहीं थी। जैसे डायरेक्शन मिलती है वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और वो चीज़ आप डॉक्टर अलका से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वी कैन हैव दैट सेशन इफ यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Yes, Sure sir. sir, thank you so much, thank you ma'am. So somebody is asking, sir, can we know how to contact you after this session? So if you can share some email ID or something, whatever you are comfortable. Sure. I can give you my professional number or email ID also. So I will write in the chat box, ma'am, if you allow. Yeah, आप चैट Okay. बॉक्स में डाल दीजिए। तो सुधीर जी अपना नंबर डाल रहे हैं चैट बॉक्स में। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो ही इज ओपन टू एडवाइजिंग एंड गाइडिंग। मैंने नंबर डाल और दिया, जैसा बात कि कर। कार्ति ने रिक्वेस्ट किया है, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू कीपिंग वन मोर सेशन जिसमें कि वो हमको आगे एमएससी फोकस सिर्फ एमएससी के बारे में थोड़ा जानकारी दे पाए। तो ये नंबर डाल दिया इन्होंने। कोई पूछना कहना है, आस्क अ क्वेश्चन। हु इज दिस खेती वाला? somebody from the खेती वाला team wants to ask a question. Yeah, please unmute and ask. खेती वाला टीम से किसी ने लिखा है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, आई थिंक हेलो या बोलिए। सर, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं एक्चुअली निम्स यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। निम्स जयपुर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम गोपाल है, मैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार हूँ यहाँ पे। ओके। अच्छा, जैसा ही कि आपने बताया था ना, जैसे सब्सिडी एंड आपने किया है जस्ट एज एन, सर आप इसके बारे जैसे कि
एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इफ यू सी द ग्राउंड वाटर है बहुत कम है यहाँ पे। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से भी अगर हो सकता है एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये कैसा इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन्स में। और विंड पावर से भी है, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग पूरा ग्राउंड वाटर से ही वाटर ले रहे हैं। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्केर्सिटी है, बहुत स्केर्सिटी है। और अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करके मोटर को और उससे ग्राउंड फार्मिंग किया, पावर लाइक विंडमिल से भी फार्मिंग किया, इट विल आल्सो गिव ए गुड इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स सो दैट दे कैन गिव मोर। ये आपने राइट क्यों वर्कआउट नहीं किया सर इसके ऊपर? सर, ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, वही चीज मैंने बताई, शायद मेरा जो समरी थी वो शायद आप इस क्वेश्चन के साथ कंपाइल करने में हेल्प करोगे। मेरी समरी थी, वी नीड एक्सपर्टाइज ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बीएससी एग्रीकल्चर आपको वो फाउंडेशन नहीं देता कि आप ग्राउंड में जाके सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओ। आपको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। लेट्स से मुझे अगर बात करनी है, फार्मर्स वेलफेयर में मुझे बात करनी है, तो मुझे एक्सटेंशन एजुकेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन आपको सब कुछ सिखाता है, जैसे आप फार्मर से कम्युनिकेट कर पाते हो, चीज़ें जो गवर्नमेंट लैब टू लैंड प्रोग्राम्स उनको कैसे ग्राउंड में ला लेके आ सकते हो, सोलर एनर्जीज पे कितनी सारी सब्सिडी, वो सारी चीज़ें आपको आती हैं एक्सपर्टीज से, और मेरे पास वो नहीं थी। क्योंकि आप ठोकर खा के सीखते हो, और मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज और विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस यू कांट डू वंडर्स इन लाइफ। तो शायद अगर आप कोई मास्टर्स किसी ने करी एक्सटेंशन एजुकेशन में और उसको थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपोजर है, तो वो चीज़ बेटर सोल्व कर पाएगा। उस हमारे पास नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं थी उस चीज़ को डील करने के लिए। मैं अभी बेसिकली मैं इसके बारे में क्यों बोला था कि हमारा यूनिवर्सिटी लाइक वी कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्रीकल्चर की बात नहीं है, वी कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग लगाया था समथिंग अराउंड 848 किलोवाट का सोलर पैनल्स यूनिवर्सिटी टॉप्स पे हाँ, ऊपर। आई सीन यूनिवर्सिटी में दिल्ली से जब आ रहा था, तो देयर आर। हाँ, आई टेक केयर ऑफ टोटल सोलर पैनल, that one, and as well as the finance part. I am not agriculture, but my father is an agricultural person, so I know little bit of, so that I can ask you a question। ऐसे पूछा था, सोचा था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर से, so that मैं कुछ आगे से कुछ देख सकता हूँ क्या, निम्स इसलिए में मैं। निम्स में और ये यूनिवर्सिटीज में काफी सारे बच्चे थे हमारे कांटेक्ट में, बिकॉज मैं जेएनयू से, जयपुर मीन्स आप जानते होंगे, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर से ही ग्रेजुएटेड हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मैंने मीन्स मेंशन करी थी, तो निम्स और जो भी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स है, दे वर इन रेगुलर कांटेक्ट विद अस। तो वी नो बेटर थिंग्स अबाउट निम्स ऑल्सो, कि हाँ काफी कुछ। हाँ, और हमारे कुछ जो हमारे टीचर्स थे वो वहाँ आपके निम्स में जाके एचओडीज भी बने, आपके एग्रीकल्चर डोमेन के। तो वी हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ निम्स टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल पूछना है? अदरवाइज सुधीर जी ने अपना नंबर दिया हुआ है, आप लोग उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और आपका जो रिक्वेस्ट है मेस्सी वाला ऑलरेडी मैंने रेज कर दिया है, और जल्दी ही हम वो सेशन प्लान करेंगे सुधीर जी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और फीडबैक फॉर्म, सिद्धांत फीडबैक फॉर्म डाल देंगे चैट में। और हमारा जो कॉन्क्लेव होने वाला है नवंबर में, 15 दिन जो है बैक टू बैक सेशंस होंगे, सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स कवर होंगे। तो उसके लिए जरूर रजिस्टर करें। खेती वाला की यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करेंगे कॉन्क्लेव के बारे में, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। नेट पे भी सारे डिटेल्स हैं, लिंक्डइन अकाउंट पे भी सारे डिटेल्स हैं। सो ठीक है। सो किसी और को कोई सवाल पूछना है? अदरवाइज हम ये सेशन खत्म करते हैं। और इसके For साथ ending ही this session, Alka ma'am, I would like to thank you for this, for the opportunity given to share this, because मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट भी किसी को गाइडेंस मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल इन देयर लाइफ पर्सनली। आई नो द इम्पोर्टेंस की प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर मेंटरशिप की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ आप जो काम कर रहे हो, मीन्स द वे यू आर interacting with all the diverse options in the agriculture is really inspiring. और thank you for this opportunity. I would look, means आगे भी अपन कभी आपको जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है,
so you can reach out according to the availability. All right. Thank you Yeah, so thank much you so much. everyone for joining this, and thank you Khetiwala again. Over to you, Thank ma'am. you so much and thank you for agreeing to do more sessions हमारे स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए. एंड जैसा कि आपने बोला, अगर एक इंसान को भी सही गाइडेंस मिल जाए तो हमारे जो है एफर्ट सक्सेसफुल है. ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है. 1 मिनट, चैट में कुछ है नहीं, लोग थैंक कर रहे हैं आपको. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे 6:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ. एंड गुड नाइट एवरीबॉडी, शुभ रात्रि.